नमस्ते, दिस इज अनिकेत शर्मा एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग इस हफ्ते हुई करंट इवेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। इस वीक से हमारा मतलब है 1 अगस्त से लेकर के और 7 अगस्त तक हुई जितनी भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उसके बारे में स्टडी हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमको डिस्कस करने हैं। टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड आर, द फर्स्ट वन इज न्यू मैप ऑफ पाकिस्तान। हमें पता है कि अभी पाकिस्तान में एक नया पॉलिटिकल मैप अनवेल किया गया है। उस पॉलिटिकल मैप में पुराने पॉलिटिकल मैप से किस किस तरीके से चेंजेस हैं और वो चेंजेस इंडिया पे किस तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं उसकी स्टडी हम यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट इज लैंग्वेज डाइवर्सिटी एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि जो हमारी लैंग्वेज डाइवर्सिटी है हमारे पास इंडिया में, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, पंजाबी है, हिंदी है, गुजराती है, मराठी है, देयर आर नंबर ऑफ लैंग्वेजेस वी हैव इन इंडिया। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें आपस में क्या कोरिलेशन है, किस तरीके से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर लैंग्वेजेस डाइवर्सिटी फिट होती है, उसके बारे में स्टडी हम यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट इज चेंजेस इन H1B वीजा। हमें पता है कि जो H1B वीजा है जो कि इंडियन लोगों को बाहर जा करके हमारे वर्क करने के लिए दिया जाता है, उसमें कुछ चेंजेस किए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। क्यों चेंजेस किए हैं, क्या चेंजेस किए हैं, उसके बारे में यहाँ पे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज ग्राउंड ब्रेकिंग डिसीजन ऑफ अयोध्या टेम्पल। जो अयोध्या टेम्पल का हम लोगों ने अभी भूमि पूजन किया है उसके बारे में स्टडी करेंगे कि वो जो डिसीजन था वो एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिसीजन किस तरीके से था। नेक्स्ट इज लेबनान बॉम्ब ब्लास्ट। लेबनान में जो बॉम्ब ब्लास्ट है उसके बारे में स्टडी करेंगे, वो क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ और जो लेबनान है अब उसका आगे क्या वे फॉरवर्ड रहेगा उसके बारे में यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यू मैप ऑफ पाकिस्तान। हमें पता है कि अभी पाकिस्तान में एक न्यू मैप आया है, राइट। तो ये जो नया मैप है ये इंडिया को प्रवोक करने के लिए है। किस लिए? जो हमारे पास इंटरनेशनलाइज करने के लिए है, जो हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उनको। कौन कौन से हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं और किस तरीके से उनका जो नया मैप है ये हमको प्रवोक करता है, इसकी स्टडी हम यहाँ पे करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो ये मैप है, ये मैप पाकिस्तान ने अनवेल किया है और ये और किसी ने नहीं, पाकिस्तान के पीएम ने, इमरान खान ने अनवेल किया है। इसमें आप देख ही पा रहे होंगे कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर वाला पोर्शन है हमारा पूरा, इस पोर्शन को भी उन लोगों ने अपने मैप में कंसिडर कर लिया है। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ, इस पोर्शन के साथ साथ जो हमारा गुजरात में यहाँ पे जूनागढ़ वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को भी उन्होंने अपने ही देश का पार्ट माना है। उन्होंने बोला है कि ये भी इंडिया का पार्ट नहीं है, ये भी हमारा ही पार्ट है, पाकिस्तान का ही पार्ट है। इसके पीछे क्या है उनका माइंडसेट, क्यों वो ये कह रहे हैं कि ये उनका ही पार्ट है, ये देखते हैं हम आगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, इन्होंने टर्म किया है, ये जो पाकिस्तान का अनाउंसमेंट है इसको पॉलिटिकल एब्सर्डिटी एक कंसिडर किया है। क्यों पॉलिटिकल एब्सर्डिटी? क्योंकि हमें पता है कि ये जो चीज है ये सपोर्ट करेगा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को। लेकिन एक बार पाकिस्तान की पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। तो जो पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कहता है कि ये एक टिट फॉर टैट है। किस लिए? इन रिटर्न ऑफ इंडियाज डिसीजन टू रिकॉग्नाइज जम्मू एंड कश्मीर a year ago appears as reset several agreements with India that have been concentrated over past 70 years. See, एक बार मैं आपको दोबारा मैप दिखा देता हूँ। हमें पता है कि ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर वाला इलाका है, हम यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर शो करते हैं, यहाँ पे लद्दाख शो करते हैं। लेकिन दरअसल बात क्या है, कुछ पोर्शन इसका पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, कुछ पोर्शन इसका अक्साई चीन का है, बट हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो पाकिस्तान का यही कहना है कि ये एक टिट फॉर टैट है। जिस तरीके से इंडिया शो नहीं करता है तो हम भी शो नहीं करेंगे। तो आगे देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट किस तरीके से हमारे ऊपर पड़ता है।
तो अगर हम बात करें, हमें पता है कि सियाचिन वाला जो पोर्शन है या फिर सर क्रीक वाला जो पोर्शन है हमारा, वो एक डिस्प्यूट है, वो हमारे डिस्प्यूटेड एरियाज के अंदर आते हैं विदाउट अ डाउट, यानी कि उसमें कोई बात ही नहीं है, उसमें कोई दो राह वाली बात ही नहीं है कि ये जो है हमारा ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है। और साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि इसके बारे में डिस्कस हमें करने की जरूरत है। लेकिन पाकिस्तान ने जो अभी नया मैप बनाया, इसको आउट एंड आउट अपने रीजन में, अपने कंट्री में इसको कंसिडर कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो जूनागढ़ वाला एरिया है उसे क्यों ये लोग अपने पार्ट में ले रहे हैं, ये एक नया पॉइंट कहाँ से जनरेट हुआ। उनका ये कहना है कि पहले ये प्रिंसिली स्टेट थी, ठीक है, और यहाँ पे पार्टीशन के टाइम पे यानी कि फरवरी 1948 में इन लोगों ने एक कुछ रेफरेंडम टाइप कुछ करवाया और 95% जो लोग थे उन लोगों ने ये कहा कि हम इंडिया के पार्ट रहेंगे, टू बी स्टे विद इंडिया। लेकिन जो वहां का प्रिंसिली स्टेट का जो राजा था उसने एक ट्रीटी साइन कर दी इन पाकिस्तान कि ये जो पार्ट है पाकिस्तान का रहेगा। तो पाकिस्तान वालों को ये कहना है कि एज पर द डॉक्यूमेंट्स ये हमारा पोर्शन है, और हमारा ये कहना है कि एज पर द रेफरेंडम दैट हेल्ड इन 1948 फरवरी 1948 में पार्टीशन के टाइम पे ये हमारा पोर्शन है। ये तो होगी पास्ट की बात। अब ये जो हुआ इसका आगे फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट है, जो हमारा न्यू दिल्ली का यानी कि इंडिया का नेक्स्ट मूव क्या होगा, उस नेक्स्ट मूव की हम लोग बात करते हैं। तो अगर इंडिया की नेक्स्ट मूव की बात करें तो इंडिया शुड बी प्रिपेयर्ड, इंडिया को तैयार हो जाना चाहिए किस चीज के लिए, हमारे ये जो एक नया मैप बनाने के लिए इंटरनेशनल स्टेज पे। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा था रिसेंटली कि जो चाइना का है, चाइना का भी डिस्प्यूट हमारा चल रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, और साथ ही साथ जो नेपाल है, नेपाल का भी हमारा डिस्प्यूट चल रहा है। काला पानी वाले एरिया को ले लीजिए और इस एरिया को ले लीजिए, इन एरिया को लेकर के पाकिस्तान का जो इम्पैक्ट है उसके साथ साथ नेपाल का भी इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है। तो हमें पता है कि ये कुछ ऐसे 3 प्रोलॉन्ग्ड कार्टोग्राफिक चैलेंजेस आने वाले हैं आगे कमिंग मंथ्स में, इसके बारे में हमें तैयार रहने की जरूरत है। सो दिस वाज द टोटल discussion about the new map of the Pakistan, how it will impact ourselves and how it will impact the other future portions of India. Last में हक दिए, कोई ना वो तो कट जाएगा। अब हम बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड लैंग्वेज डाइवर्सिटी के बारे में। हमें पता है कि इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। हमारे पास मलयालम है, हमारे पास कन्नड़ है, हमारे पास हिंदी है, हमारे पास तेलुगु है, तमिल है, और न जाने कितनी लैंग्वेजेस हैं इंडिया में जो बोली जाती हैं। और अभी इंडिया में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो अप्लाई करी गई है। तो किस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये लैंग्वेज डाइवर्सिटी हमारी फिट होती है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी करेंगे। हमें पता है कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, यानी कि एडप्पाडी के पलनीस्वामी, वो कई बार रिजेक्ट कर चुके हैं जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है उसको। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का मतलब क्या है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। 3 लैंग्वेजेस में हमारी एक लैंग्वेज होती है हिंदी, दूसरी होती है इंग्लिश, तीसरी होती है तमिल। उनका ये कहना है कि जो हिंदी है उसको तमिल स्टेट में यानी कि तमिलनाडु में इतना प्रमोट करना कंपलसरी नहीं है। उनका क्यों कहना है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन पहले ये ज़रा ये देखते हैं कि जो यूनियन कैबिनेट है यानी कि जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका क्या कहना है। उनका ये कहना है कि नेशनल यूनिटी के नाम पर आपको ये चीज़ होनी चाहिए, जो हमारा मल्टी लैंग्वेजिज्म है उसके साथ साथ नेशनल यूनिटी भी उसी सेम पैकेजिंग में हो, ये हमारा यूनियन कैबिनेट का कहना है। लेकिन
जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के एडप्पाडी के पळनिस्वामी, उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि जो जो 2 लैंग्वेज पॉलिसी है वो ज़्यादा बेटर है, जिसमें कि हम तमिल और इंग्लिश की बात करते हैं, क्योंकि तमिल हमारी उस स्टेट की लैंग्वेज हो गई और जो इंग्लिश है वो एक ग्लोबल लिंक लैंग्वेज होती है। और ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा अभी उठाया जा रहा है, ये मुद्दा काफ़ी टाइम से उठाया जा रहा था। जैसे कि जो इम्पोज करना है हिंदी को 1937 से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कोशिश कर रही हैं। इवन 1985 से जब हमारा ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय है इसमें भी हिंदी पढ़ाने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं, लेकिन जो स्टेट है वो इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर रही है। अगेन उनका पॉइंट है कि ग्लोबल लिंक लैंग्वेज है हमारी जो इंग्लिश है। आगे हम बात करते हैं, उनका एक और पॉइंट है, उनका ये कहना है कि जो जॉब्स हैं आईटी सेक्टर में हो गई वो आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी की वजह से लगती हैं, ना कि हिंदी की वजह से। और यही जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है आपका, ये डिप्राइव कर देता है, यानी कि ये जो तमिल लोग हैं तमिलनाडु के, उसको हिंदी लर्न करने में पिछाड़ देता है। वो पिछड़ जाते हैं लोग, उतना हिंदी के बारे में नहीं अपना स्टडी कर पाते हैं। तो पर्सनली अगर मेरा ओपिनियन माने तो ये है कि इंडियन जो है वो एक फेडरल नेचर है, और जो डाइवर्सिटी है और वो कोई रीजनल लैंग्वेज को की सुपरमिसी ओवर द अनदर, यानी कि उसके ऊपर कोई सुपरमिसी डिमांड नहीं करता। अब आगे अब हम बात करते हैं चेंजेस की, जो कि यूएस में H1B वीजा में हुए हैं। H1B वीजा हमको पता है कि H1B वीजा दिया जाता है वर्क स्किल्ड पीपल्स को यूएस में काम करने के लिए। लेकिन जो यूएस प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अभी इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। उन्होंने ये बोला है कि जो चीफ फॉरेन लेबर्स हैं वो अमेरिकन की जॉब को खा जाते हैं, उसकी वजह से अमेरिकन जो है वो जॉब से फायर हो जाते हैं। ओके, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए हैं और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आईटी कंपनीज पे इंडिया में और यूएस में, हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि किस किस तरीके के वीज़ाज होते हैं। राइट, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला है H1B वीज़ा, जिसकी यहाँ पे बात हो रही है, और ये स्किल्ड वर्कर्स के लिए होता है। दूसरा है H2B वीज़ा, जो कि सीजनल वर्कर्स के लिए होता है। सीजनल वर्कर्स जैसे कि जो लैंडस्केपिंग के वर्क में काम आते हैं या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज के वर्क के काम में आते हैं। नेक्स्ट इज L1 वीज़ा। L1 वीज़ा क्या होता है? वो इंट्रा कंपनी, यानी कि अगर कोई कंपनी एक यहाँ पे है इंडिया में और एक सेम कंपनी का एक ऑफिस है वो यूएस में, तो विद इन द कंपनी अगर ट्रांसफर हो रहा है तो वो L1 वीज़ा लेगा। नेक्स्ट इज J1 वीज़ा। J1 वीज़ा जो दिया जाता है वो दिया जाता है आपका वर्क स्टडी समर प्रोग्राम्स के लिए, यानी कि समर इंटर्नशिप तरीके के कुछ प्रोग्राम्स हैं जिसमें कि वर्क भी करना होता है, स्टडी भी करनी होती है, उसमें J1 वीज़ा का यूज़ होता है। और आपका लास्ट है H4 वीज़ा। H4 वीज़ा जो है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है हमारा H1B वीज़ा पे। उन्होंने ये बोला कि जो H1B वीज़ा वाले लोग हैं उनके जो रिलेटिव्स हैं, अगर वो आना चाहें तो H4 वीज़ा को लेकर के आ सकते हैं। तो ये हमारे कुछ वीज़ाज हैं जो कि डिफरेंट कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजन की। जो डोनाल्ड ट्रंप ने डिसीजन लिया है वो अगेन हेटफुल ट्रूप्स हैं, जैसे कि उन्होंने पहले भी एक बार इस वीज़ा के बारे में बोला है। अगेन उन्होंने हेटफुल ट्रूप्स हैं जो कि शो करे हैं इस H1B वीज़ा को लेकर के। उनका ये कहना है कि जो इस तरीके से जो हमारी स्किल्ड वर्कर हैं उनका जो इनफ्लो होता है स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स का, वो कंट्री में एक्सपेंड होता जा रहा है रैपिडली, और उस एक्सपेंशन की वजह से जो है लॉस ऑफ जॉब्स ऑफ यूएस पर्सन, यानी कि यूएस पर्सन की जॉब धीरे धीरे लॉस होती जा रही है। ये हमारा डोनाल्ड ट्रंप का ओपिनियन है। तो अगर हम आगे बात करें आईटी कंपनीज की, तो आईटी कंपनीज शॉक में है इसको लेकर के। आईटी कंपनीज का ये कहना है
कि ये जो कॉर्पोरेट इंडिया है ये इन्वेस्ट करता है किसमें, यूएस की इकोनॉमी में। ये कि यूएस की इकोनॉमी को बूस्ट करता है, जॉब्स क्रिएट करता है और हमें स्किल्ड लेबर्स मिलता है जो कि एक्चुअली अच्छी नॉलेज रखते हैं। तो इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ने वाला है हमारी इकोनॉमी पे, ऐसा ओपिनियन है जो कंपनीज हैं, जो आईटी कंपनीज हैं उनका। अब हम बात करते हैं आगे कि जो ये एक बिटर पोलराइजेशन बनाता है किस लिए, पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ यूएस में, और जो कि इट हैज रेयरली एवर बीन सिंस लास्ट 4 years, 4 साल में इस तरीके की जो हेट्रेड है, जो बिटर पोलराइजेशन है वो बनती जा रही है। आगे हम बात करते हैं अयोध्या टेम्पल की। जो अयोध्या टेम्पल वाला जो डिसीजन है, जो अभी एक डिसीजन आया है, हम लोगों ने 5 तारीख को भूमि पूजन किया है, वो एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिसीजन था। ग्राउंड ब्रेकिंग डिसीजन किस तरीके से था, ग्राउंड ब्रेकिंग डिसीजन वो इसलिए था क्योंकि वो जो कम्युनल स्ट्रगल है उसको अब खत्म कर रहे हैं हम लोग। जो राम मंदिर वाला टेम्पल है, जो कम्युनल स्ट्रगल था उसको उसने खत्म कर दिया है। राइटर का यहाँ पे ये कहना है इस आर्टिकल में, जो रेफरेंस जहाँ से मैंने लिया है उसका ये कहना है कि इतने बड़े डिसीजन के बाद भी कोई भी कम्युनल डिस्प्यूट नहीं दिखा, कुछ भी दंगे नहीं हुए, किसी भी तरीके का केओस नहीं मचा। इसका मतलब हम लोगों ने जो कम्युनल स्ट्रगल था उससे हम लोग ओवरकम कर चुके हैं। किसी भी तरीके से जो कम्युनल स्ट्रगल था उससे हम लोग बाहर आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो भूमि पूजन था ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थी। क्यों थी ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी? तो राइटर का ये कहना है कि इसमें एक चीज़ का एंड हुआ है और एक चीज़ की बिगिनिंग हुई है। मैं आपको अगर शॉर्ट में बताऊं तो किस चीज़ का एंड हुआ है और किस चीज़ की बिगिनिंग हुई है। तो एंड तो हमारा, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि जो कम्युनल स्ट्रगल था हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में, उसका कम्युनल स्ट्रगल का एंड हुआ है। और अगर बिगिनिंग की बात करें तो ये जो बिगिनिंग है ये हमारी एक हारमोनियस फेज, म्यूचुअल हारमोनी की, यानी कि आपसी अच्छे तालमेल की शुरुआत है जो कि हिंदूज और मुसलमान के बीच में है। और इसमें काफ़ी बड़ा रोल, एक नोटेबल जो रोल है वो बनाया है हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का इसके ऊपर। अब हम आगे बात करते हैं, अगली है लेबनान बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं बेरूट बॉम्ब ब्लास्ट की। हमें पता है कि जो लेबनान कंट्री है उसकी कैपिटल है बेरूट, और उस बेरूट कैपिटल में अभी एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। हमको एक बॉम्ब ब्लास्ट देखने को मिला है। बिफोर गेटिंग एक्चुअल इनटू द करंट अफेयर्स दैट हैपन देयर, हमें इस कंट्री के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जो पड़ोसी देश हैं उनकी वजह से इकोनॉमिक स्टेट पे, पॉलिटिकल स्टेट पे फर्क पड़ता है। तो अगर मैं बात करूँ, अगर जैसा कि हम लोग ये देख पा रहे हैं, लेबनान के सबसे पास में सीरिया है, इजराइल है, जॉर्डन है। तो उसकी वजह से इस कंट्री की पॉलिटिकल इमेज पे, इस कंट्री की इकोनॉमिक स्थिति पे कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। और साथ ही में हमें पता है कि जो हेल्थ इमरजेंसी है कोविड-19 की वजह से वो तो चली गई है। तो बिफोर गेटिंग इनटू द न्यूज़, मैं एक बार आपको बिफोर एंड आफ्टर सिचुएशन बता देता हूँ। बिफोर, हम जैसे ये सैटेलाइट इमेज में देख पा रहे हैं, इस तरीके की वहाँ पे बिल्डिंग्स थी और उसके बाद इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ मलबा वहाँ पे रह गया। इतना हाई लेवल पर जो ब्लास्ट हुआ, जिसकी कुछ वीडियोस भी वायरल हो रही थी, ये हुआ क्यों? ये दरअसल सबसे इम्पोर्टेंट, इसका जो मेन रीज़न हमें निकल के आया वो निकल के आया कि अमोनियम नाइट्रेट जो है, और कम भी नहीं, 2700 टन, इतना ज़्यादा जो अमोनियम नाइट्रेट था वो कार्गो शिप में 6 साल से वहाँ पे रखा हुआ था, जिसकी वजह से 135 लोगों की जान गई। एंड ये नंबर जो है वो 135 प्लस है। जिस लेवल पे डिस्ट्रक्शन हुआ तो जो कैजुअलिटीज हैं वो कुड बी हायर, कैजुअलिटीज और भी हो सकती हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसको एक अटैक बोला है। उन्होंने बोला है कि ये किसी न किसी इसमें एक
टेररिज्म का एंगल शो किया जा रहा है। लेकिन जो हमारे लेबनान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना है कि अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इसके बारे में। उन्होंने बोला है अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी होगा सबको प्योर एंड प्रॉपर जस्टिस दिया जाएगा। आगे देखते हैं, इस कंट्री के बारे में थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं कि लाइक अदर कंट्रीज, ये भी कोविड-19 की सिचुएशन में था, लाइक अदर कंट्रीज इसको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। और वो क्या प्रॉब्लम्स थी, इसमें इस समय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी, इकोनॉमी जो है वो डामाडोल हो रही थी और पेंडेमिक वाला सिचुएशन था, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट थी वहाँ पे उस टाइम पे वो इनेबल थी इवन जो बेसिक सर्विसेज होती हैं वो भी प्रोवाइड नहीं करा पा रही थी, पैरालाइज हो गई थी। और जो कि हमारे वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे उनको भी रिजिग्नेशन देना पड़ा इस तरीके की सिचुएशन की वजह से। तो अब अगर हम बात करें तो इस समय उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए फिक्स करे इकोनॉमी को, और जो प्राइजेस हैं इस समय वहाँ पे एसेंशियल गुड्स की वो बहुत ज़्यादा हाई है। वहाँ पे जीडीपी है वो अपनी स्कैरसिटी में है, अपनी काफ़ी लोअर है, और फॉरेन करेंसी है वो भी वहाँ पे स्कैरसिटी में है। तो इस समय हमारा यानी अदर कंट्रीज जो है जैसे इंडिया है, बाकी अदर कंट्रीज है, उसको भी बेरूट की हेल्प करनी चाहिए, यानी कि जो लेबनान है उस कंट्री को हेल्प करनी चाहिए ताकि वो अपनी सिटी को वापस ऑन हिज फीट लेके आ सके, वापस उसके पैरों पे खड़ा कर सके। और साथ ही साथ हमारी ये भी देखने वाली चीज होगी, क्योंकि जो अदर साइड में वहाँ पे कंट्रीज हैं जैसे कि इजराइल है, हिजबुल्लाह है, उन कंट्रीज से भी इसका डिस्प्यूट रहता है, जिसकी वजह से ये कंट्री जो है लेबनान हमेशा प्रॉब्लम में रहती है। इसीलिए हमें हेल्प करनी चाहिए, और ये वाला पोर्शन में काट देगा। With that said, we are in the end of the video. I hope I was able to add values to your life. मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ नया बताया होगा, या फिर कोई ना कोई ऐसी नॉलेज ज़रूर दी होगी जिसकी वजह से जो कि आपको हेल्प करी हो आपकी लाइफ में। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस की ज़रूरत हो, यानी कि जिस तरीके से अगर आपको लैंग्वेज डाइवर्सिटीज़ के बारे में पता करना हो कि पहले जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी थी उसको कितनी बार इम्प्लाई करने की कोशिश करी गई और कितनी बार वो रिजेक्ट करी गई और किस बेसिस पर रिजेक्ट करी गई, 2 लैंग्वेज पॉलिसी और 3 लैंग्वेज पॉलिसी के बीच में कंपैरिजन अगर आपको जानना हो, या फिर आपको अयोध्या केस के बारे में हिस्ट्री जाननी हो, कंप्लीट हिस्ट्री, या फिर अगर आपको ये जानना हो कि बेरूट की यानी कि लेबनान की इस तरीके से सिचुएशन क्यों बनी हुई थी, क्या उसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस थी और उसके बाद ये ब्लास्ट हुआ, तो आपके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है। आप जिस भी टॉपिक के बारे में कहेंगे, आई एम रेडी टू मेक द वीडियो, यू जस्ट से एंड आई विल डू इट, योर विश वुड बी माई कमांड। विद दैट सेड, फिलहाल के लिए मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक विद द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग वीक। थैंक यू।